हमारा पिछला टॉपिक जो था वो पावर था। अब हमारा अगला टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। हेल्थ जो है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिजीज हमारे को ना होना, बल्कि हम इस बात को एहसास कर पाए कि हम में कितनी क्षमता है, हम में कितना हिम्मत है कि हम चीज को कर पाए। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस, इट इज अ यार्डस्टिक ऑफ वंस वेलबींग। मतलब एक इंडिकेटर है कि आदमी जो है उसकी सेहत कैसी है। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से हर एक की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो नेशन का है उससे डिपेंड करती है। मतलब ओवरऑल ग्रोथ क्या हो रही है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है नेशन में, ये पूरी तरह से हेल्थ से रिलेटेड है। Though the 20th century has seen a global transformation in human health unmatched in history, it may be difficult to define the health status of a nation in terms of the single set of measures. अब कहने को 20th सेंचुरी में जो है एक ग्लोबल तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया ह्यूमन हेल्थ में, जो कि अभी इतिहास में एक तरह से नहीं हुआ था। लेकिन इससे ये डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा डिफाइन करना कि हम ये बता पाए कि जो नेशन है उसमें हेल्थ स्टेटस एक कैसा है। अगर जो हमने एक सिंगल सेट कदम उठाए हैं या कुछ स्टेप्स हमने जो उठाए हैं उनके बेसिस पे हम ये डिफाइन करें कि हेल्थ स्टेटस नेशन का कैसा है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। जनरली स्कॉलर्स एक्सेस people's health by taking into account indicators like infant mortality and maternity mortality rates, life expectancy and nutrition levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. स्कॉलर्स जनरली असेस कैसे करते हैं लोगों की हेल्थ, जब वो ये देखते हैं कि उनको ये पता चले कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू, जैसे जो बच्चे हैं वो कितने पैदा होने पर उनका मोर्टेलिटी रेट कितना है, मैटरनल जो है मोर्टेलिटी रेट्स कितने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी अब कितनी है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है। इसके अलावा जो डिजीज फैलने वाली है, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योरेबल नहीं है, उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उन सबको एसेस करके ही लोगों की हेल्थ के बारे में बताया सकता है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट होगा तो इससे तसल्ली हो सकती है, इंश्योर किया जा सकता है कि कंट्री में एक हेल्दी मैन पावर होगी जिससे गुड्स और सर्विसेज का सही तरीके से उत्पादन हो पाएगा। इन रिसेंट टाइम्स स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अभी कुछ ही समय पहले स्कॉलर्स ने जो है इस बात को लेकर बहस करी कि लोग जो हैं वो उनका अधिकार है कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द राइट टू हेल्दी लिविंग। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सबको इंश्योर करे कि सब जो है अच्छे स्वस्थ ढंग से रह पाएं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल्स आ गए, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, बेड्स हो गए, वो इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल में ज़रूरत होते हैं, या एक प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहिए। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू हैव हेल्दी पीपल। अब आपके पास अच्छा हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी नहीं है हेल्दी लोगों का होने के लिए। The same should be accessible to all the people. At least इस होने के बावजूद भी इसकी पहुंच भी तो होनी चाहिए लोगों तक। Since the initial stages of plant development, policy makers envisage that no individual should fail to secure medical care. जब इनिशियल स्टेज थी, ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा था प्लान तरीके से, इसकी शुरुआत के स्टेज में जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कोई भी इंडिविजुअल को ऐसा ना हो कि उसको मेडिकल केयर ना मिल पाए। क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू पे फॉर इट। चाहे वो बीमारी रोकनी हो या उसका इलाज हो, या इंसान की क्षमता नहीं है कि वो उसको पे कर पा रहा है इसलिए उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही। बट आर वी एबल टू अचीव दिस विजन? लेकिन क्या हुआ? क्या हम इस विजन को आज अचीव कर पाए? बिफोर वी डिस्कस वेरियस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट अस डिस्कस द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया। अब इससे पहले कि हम बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में हेल्थ का स्टेटस क्या है। स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। The government has the constitutional obligation to guide and regulate all health related issues
such as medical education, adulteration of food, drugs and poisons, medical profession, vital statistics, mental deficiency and lunacy. गवर्नमेंट के पास संवैधानिक तौर पे वो अधिकार है कि वो गाइड कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है जितने भी हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हैं। अब उनमें सब कुछ जो शामिल है वो है मेडिकल एजुकेशन, एडल्ट्रेशन फूड का, ड्रग्स और पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसी या लुनेसी। यूनियन गवर्नमेंट evolves broad policies and plans to the Central Council of Health and Family Welfare. जो यूनियन गवर्नमेंट है वो नई नई पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स बनाती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। It collects information and renders financial and technical assistance to state governments, union territories and other bodies for implementation of important health programs in the country. अब ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को या और जो बॉडीज हैं ताकि वो जो इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको लागू कर सके कंट्री में। ओवर द इयर्स इंडिया हैज बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स। इधर कुछ सालों में इंडिया का एक अच्छा बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और मैन पावर भी डेवलप हुई है डिफरेंट लेवल्स पे। एट द विलेज लेवल अ वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। अब गांव के स्तर पे जो है बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स जो है गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश कराए जा रहे हैं। इंडिया आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलंटरी एजेंसीज एंड देन प्राइवेट सेक्टर। इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो एजेंसीज अपने आप अपने बेसिस पे चला रही हैं या प्राइवेट सेक्टर जो है उनके हॉस्पिटल्स हैं। These hospitals are manned by professionals and paramedical professionals trained in medical, pharmacy and nursing colleges. अब ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें जो काम करने वाले हैं वो आइदर प्रोफेशनल्स हैं या पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो कि ट्रेंड है मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजेस में। Since independence there has been a significant expansion in the physical provision of the health services. इंडिपेंडेंस के बाद से एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके प्रावधान में। ड्यूरिंग 1951-2000 the number of hospitals and dispensaries increased from 9,300 to 43,300 and the hospital beds from 1.2 to 7.2 million. 1951 से 2000 तक आते आते जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज थे अब वो 9,300 से बढ़कर 43,300 हो गए और जो हॉस्पिटल बेड्स थे वो 1.2 मिलियन से 7.2 मिलियन हो गए। During 51 to 99, nursing personnel increased from 0.18 to 8.7 lakh and allopathic doctors from 0.62 to 5 lakh. इसी तरह से 51 से 99 तक जो नर्सिंग था वो मतलब जो नर्सेस होती हैं या जो और भी डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं लोग वो 0.18 से 8.7 लाख हो गए और यहीं पर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के डॉक्टर्स थे वो 0.62 से 5 लाख हो गए। Expansion of health infrastructure has resulted in the eradication of smallpox. अब जो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार देखने को मिला उसका नतीजा है कि स्मॉलपॉक्स बिल्कुल खत्म हो गया। ग्वीना वॉर्म्स एंड द नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लेप्रोसी। साथ ही साथ ग्वीना वॉर्म्स जो थे या जो पोलियो और लेप्रोसी है इसके लिए इरेडिकेशन हो चुका है, इसको खात्मा करने के लिए वैक्सीन बन गई है। तो ये जो चीज है ये हमारा इसमें विस्तार हुआ है। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। In recent times, while the public health sector has not been so successful in delivering the goods about which we will study more in the next section, private sector has grown by leaps and bounds. इधर कुछ समय से जब पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना नहीं सक्सेसफुल रहा कि वो सही तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाए, उसके बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली। More than 70% of the hospitals in India are run by the private sector. 70% हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। They control nearly 2/5 of beds available in the hospital और 2/5 जो कहना चाहिए या 2/5 जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हॉस्पिटल्स के अंदर जो है उसमें कंट्रोल करने का काम प्राइवेट सेक्टर जो है 2/5 ऑफ बेड्स का कर रही है। Nearly 60% of the dispensaries are run by the same private sector. इसी तरह से 60% जो डिस्पेंसरीज है वो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। They provide health care for 80% of outpatients and 46% of inpatients. अब ये हेल्थ केयर दे रहे हैं 80% जो बाहर जाने वाले पेशेंट्स हैं और 46% जो अंदर आने वाले पेशेंट्स, मतलब जो ठीक होकर जाते हैं या जो पेशेंट्स आते हैं। In the recent times, private sector has been playing a dominant role in medical education and training, medical technology and diagnostics, manufacture and sale of pharmaceuticals, hospital construction and the provision of medical services. प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेडिकल एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, डायग्नोस्टिक्स में, मैन्युफैक्चर में या सेल में फार्मास्यूटिकल्स के। इसके अलावा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन है या मेडिकल सर्विसेज के प्रावधान में। In 2001-2002, there were more than 13 lakh medical enterprises
employing 22 lakh people. More than 80% of them are single person owned and operated by one person, occasionally employing a hired worker. 2001-2 में लगभग 13 लाख से ज्यादा मेडिकल एंटरप्राइजेस ऐसे थे जिसमें 22 लाख लोग एम्प्लॉय थे। इसमें 80% ऐसे थे जो सिंगल पर्सन के द्वारा ओन किए जाए थे और ऑपरेट करने के लिए सिर्फ जो है एक इंसान था जो कि एक हायर्ड वर्कर को एम्प्लॉय कर लेता था। Scholars point out that the private sector in India has grown independently without any major regulation. Some private practitioners are not even registered doctors and are known as quacks. इंडिया में जो है स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने आप ही ग्रो कर रहा है इंडिपेंडेंटली बिना किसी रेगुलेशन के, और कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी नहीं हैं, उनको हम क्वैक्स कहते हैं। Since the 1990s, owing to liberalization measures, many non-resident Indians and industrial and pharmaceutical companies have set up the state-of-art super specialty hospitals to attract India's rich and medical tourists. 1990s में लिबरलाइजेशन का जो स्टेप्स उठाए गए उसकी मदद से बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज जो थे या इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो थी, उन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं इनको सेटअप किया ताकि इंडिया के जो रिच और मेडिकल टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। But since the poor can depend only on government hospitals, the role of government in providing healthcare remains unimportant. अब क्योंकि जो गरीब आदमी है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पर निर्भर करता है, इसलिए गवर्नमेंट का रोल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इज मेड अप ऑफ 3 tier सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इंडिया का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हेल्थ केयर है वो 3 सिस्टम से बना हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। Primary healthcare includes education concerning prevailing health problems and methods of identifying, preventing and controlling them. जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें आता है एजुकेशन, उन चीजों से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड, या वो मेथड जिसे आप पहचान सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। इसके अलावा फूड सप्लाई का प्रमोशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, अच्छी पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई हो, बेसिक सैनिटेशन हो, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर हो, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड इंजरीज, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। इससे साथ साथ इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, जो बहुत बड़ी बड़ी इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है उनका, या जो इंजरीज बीमार चोट लग जाती हैं, मेंटल हेल्थ का जो है प्रमोशन करना और एसेंशियल ड्रग्स का जो है प्रोविजन करना। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ इज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। एएनएम जिसे बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये पहली इंसान है जो प्रोवाइड करती है प्राइमरी हेल्थ केयर गांव के इलाकों में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स हैव बीन सेट अप इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स व्हिच आर जनरली मैन्ड बाय सिंगल डॉक्टर, अ नर्स एंड अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो मिलती रहे, इसके लिए हॉस्पिटल जो है गांव में सेटअप किए हैं या छोटे छोटे शहरों में, जहाँ से एक जो है डॉक्टर होते हैं, नर्स होती है और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में दवाइयाँ होती हैं। दे आर नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहते हैं, पीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। तो ये जो है पीएचसी है, सीएचसी और सब सेंटर्स हैं। व्हेन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज नॉट मैनेज्ड बाय पीएचसी, दे आर रेफर्ड टू द सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल। अब बाय चांस पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है सेंटर्स में पूरा इलाज हो पाए, तो उनको रेफर कर दिया जाता है सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स व्हिच हैव बेटर फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। अब वो इंस्टीट्यूशंस जिनमें थोड़ी सी बेहतर सुविधा होती है सर्जरी की, एक्सरे की, ईसीजी वगैरह की, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। दे फंक्शन बोथ एज प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर and also provide better healthcare facilities. अब ये पूरी तरह से काम करते हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह और साथ ही साथ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। They are mostly located in district headquarters and in big towns. ज्यादातर ये आपको बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या जो बड़े शहर होते हैं वहां मिलेगी। All those hospitals which have an advanced level equipment and medicines and undertake all the complicated health problems which could not be managed by primary and secondary hospitals, such come under the tertiary sector. अब जो वो सारे हॉस्पिटल जिनके पास एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो ले सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी हॉस्पिटल्स वाले नहीं मैनेज कर पाएंगे, वो सब आते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर।
The tertiary sector also includes many premier institutes which do not only impart quality medical education and conduct research but also provide specialized health care. जो टर्शरी सेक्टर है, अब उसमें बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो खाली एक अच्छी क्वालिटी की मेडिकल एजुकेशन ही नहीं देते बल्कि वो रिसर्च भी करते हैं, साथ ही साथ प्रोवाइड कराते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। जैसे उनमें से कुछ कौन सी हैं? सम ऑफ देम आर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। ये सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये सब एडवांस लेवल के हैं और ये सब आते हैं टर्शरी सेक्टर में। Medical tourism, a great opportunity. You might have seen and heard on TV news or read in newspapers about foreigners flocking to India for surgeries, liver transplants, dental and even cosmetic care. Why? आपने देखा भी होगा, टीवी पे भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आते हैं इलाज के लिए, सर्जरी करानी है, लीवर ट्रांसप्लांट है, डेंटल है या कॉस्मेटिक केयर है। ऐसा क्यों है? Because our health services combine latest medical technologies with qualified professionals and is cheaper for foreigners as compared to the cost of similar healthcare services in their own country. ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ जो क्वालिफाइड ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फॉरेनर्स को सस्ती भी पड़ती है। अगर वही कॉस्ट जो है अपनी कंट्री में देखें हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए तो बहुत ज़्यादा है। In the year 2004-05, as many as 1,50,000 foreigners visited India for medical treatment. 2004-05 में जो है लगभग 1.5 लाख फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। And this figure is likely to increase by 15% each year. और हर साल 15% जो है इसकी एक तरह से फिगर बढ़ रही है। Experts predict that by 2012, India could earn more than 100 billion rupees through such medical tourism. तो इंडिया जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि 2012 तक जो है लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा रुपए जो हैं इसी मेडिकल टूरिज्म के थ्रू कमाए जा सकते हैं। हर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अपग्रेडेड टू अट्रैक्ट मोर फॉरेनर्स टू इंडिया। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स जो है वो इंडिया आ सके। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इंक्लूड्स 6 सिस्टम्स। अब हमारे इंडियन सिस्टम जो मेडिसिन का है उसमें 6 सिस्टम शामिल हैं: आयुर्वेद, योगा, Unani, Siddha, Naturopathy and Homeopathy. At present, there are 3,004 ISM hospitals, 23,828 dispensaries, and as many as 6,11,431 registered practitioners in India. ये सब जो है हमारे यहाँ इतनी सारी तादाद में related to medical है. But a little has been done to set up a framework to standardize education or to promote research. और हमारे यहाँ थोड़ा कम काम किया गया है इस फ्रेमवर्क पर कि एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन दी जा सके, सेटअप करी जा सके या रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। ISM has huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe and inexpensive. अब ISM जो है इनके पास पोटेंशियल भी ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स का उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इफेक्टिव भी है, सेफ भी है और उतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, यानी जो हमारे इंडियन सिस्टम्स हैं मेडिसिन के। कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन हेल्थ केयर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ केयर सिस्टम इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक और अच्छा पहलू जो अच्छी हेल्थ केयर का सिस्टम का हो सकता है वो है सामुदायिक तौर पर हिस्सा लेना। इट फंक्शंस विद द आइडिया दैट पीपल कैन बी ट्रेन्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। ये किस बेसिस पे काम करता है या इसका आइडिया कहाँ से आया कि लोगों को भी ट्रेन किया जाए और इन्वॉल्व किया जाए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। दिस मेथड इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो मेथड है ये कुछ हिस्सों में कंट्री के यूज भी किया जा रहा है। सेवा इन अहमदाबाद एंड अकॉर्ड इन नीलगिरीज वुड बी द एग्जांपल्स ऑफ सम सच एनजीओज वर्किंग इन इंडिया। तो सेवा जो अहमदाबाद में है या अकॉर्ड जो नीलगिरीज में है वो एग्जाम्पल है एनजीओज के जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। Trade unions have built alternative healthcare services for their members and also they give low cost and rational care to people from nearby villages. अब trade unions जो हैं वो alternative healthcare services जो है अपने members के लिए उनको क्या कहते हैं बनाए हैं उन्होंने, साथ ही साथ low cost और rational care जो है वो भी दे रहे हैं लोगों को जो पास के गांव के हैं। The most well known and pioneering initiative in this regard has been Shahid Hospital, built in 1983 and sustained by the workers of CMSS, Chhattisgarh Mines Shramik Sangh in Durg, Madhya Pradesh.
सबसे ज्यादा जाना माना और जो लीडिंग इनिशिएटिव है इस रिगार्ड में वो है शाहिद हॉस्पिटल का, जो कि 1983 में बना था और उसमें जो वर्कर्स हैं वो CMSS के हैं, मध्य प्रदेश दुर्ग के, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के। A few attempts have also been made by rural organizations to bring alternative healthcare initiatives. अब इसी तरह कुछ कोशिशें करी जा रही हैं रूरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि वो जो है ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स को और बना सकें। One example is in Thane, Maharashtra, where in the context of the tribal people organization, Kashtakari Sangathan trained women health workers at the village level to treat simple illness at minimal cost. ऐसा ही एक एग्जाम्पल थाने महाराष्ट्र में है, जहाँ पर अगर ट्राइबल लोगों के संदर्भ की बात करी जाए तो जो ट्राइबल लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है काश्तकारी संगठन, उसमें विमेन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है गांव के लेवल पे, ताकि वो जो है जो छोटी से छोटी बीमारी होती है एटलीस्ट उसको कम खर्चे पर ट्रीट कर सकें। Indicators of health and health infrastructure are critical appraisal. As pointed out earlier, the health status of a country can be assessed through indicators such as infant mortality and maternal mortality rates, life expectancy and nutrition levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. अब जैसा पहले बताया गया था कि जो हेल्थ स्टेटस है कंट्री का उसको हम असेस कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर्स हैं जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, न्यूट्रिशनल लेवल कितना है, साथ ही साथ जो डिजीजेज हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल उनके कितने हादसे हुए हैं। Some of the health indicators and the India's position are given in table 8.4. अब आपकी जो बुक है उसमें टेबल 8.4 में इसी तरीके के कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स और इंडिया की पोजीशन के बारे में बताया गया है। Scholars argue that there is greater scope for the role of government in the health sector. Scholars का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा है, उसका बहुत स्कोप है हेल्थ सेक्टर में। For instance, the table shows expenditure on health sector as 5% of total GDP. अब जो टेबल है वो ये बताती है कि जो एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है हेल्थ सेक्टर पे वो लगभग 5% है पूरे जीडीपी का। दिस इज एब्सोल्युटली लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, और ये बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही क्वांटिटीज की कम है अगर हम दूसरी कंट्री से तुलना करें, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग। वन स्टडी पॉइंट्स आउट दैट इंडिया हैज अबाउट 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट इट बेयर्स अ फ्राइटनिंग 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। अब एक स्टडी ये बताती है कि इंडिया में लगभग पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसको अगर देखें तो 17% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा हमारे यहाँ है, और इट बेयर्स अ फ्राइटनिंग 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। और सबसे ज्यादा क्या है, 20% जो ग्लोबल बर्डन है डिजीजेस का वो भी हमारे यहाँ ही है। GBD is an indicator used by experts to gauge the number of people dying prematurely due to particular disease as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease. GBD का मतलब क्या हुआ, वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक्सपर्ट्स द्वारा इस्तेमाल किया गया है मेजर करने के लिए कि नंबर ऑफ पीपल जो मर जाते हैं प्रीमेच्योर क्योंकि खास एक पर्टिकुलर डिजीज होती है इस वजह से, या नंबर ऑफ ईयर्स जो उनके साथ के द्वारा बिताए जाते हैं अगर वो डिसेबल अवस्था में है उस डिजीज की वजह से। इन इंडिया more than half of GBD is accounted for by the communicable disease such as diarrhea, malaria and tuberculosis. अब इंडिया में आधे से ज़्यादा जो GBD है वो communicable diseases जैसे डायरिया, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस इनकी वजह से है। Every year around 5 lakh children die of waterborne disease. हर साल 5 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से। The danger of AIDS is also looming large. AIDS का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। Malnutrition and inadequate supply of vaccines leads to the death of 2.2 million children every year. अब कुपोषण की वजह से या सही मात्रा में सप्लाई नहीं होती, जो वैक्सीन बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं दी जाती, इस वजह से 2.2 मिलियन बच्चे हर साल मर जाते हैं। At present, less than 20% of the population utilizes public health facilities. आज की डेट में 20% जो हमारी पॉपुलेशन है वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को या फैसिलिटीज को इस्तेमाल करती है। One study has pointed out that only 38% of the PHCs have required number of doctors and only 30% of the PHCs have sufficient stocks of medicines. अब एक स्टडी ये बताती है कि सिर्फ 38% जो PHCs हैं उनके पास जितने डॉक्टर होने चाहिए वो हैं, बाकी जो 30% हैं PHCs उनके पास मेडिसिन का स्टॉक जो है वो सफिशिएंट है, यानी एक के पास डॉक्टर्स हैं और 30% के पास मेडिसिन हैं।
Urban, rural and poor rich divide. Though 70% of India's population live in rural areas, only 1/5 of its hospitals are located in rural areas. कहने को 70% आबादी जो है वो भारत की गांव में रहती है, लेकिन फिर 1/5 जो है हॉस्पिटल्स वो रूरल एरियाज में लोकेटेड है. रूरल इंडिया हैज ओनली अबाउट हाफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरी. इसी तरह से गांव का जो एरिया है इंडिया के अंदर उसमें लगभग डिस्पेंसरी सिर्फ आधी मात्रा में ही है. आउट ऑफ अबाउट 7 लाख बेड्स, roughly 11% are available in rural areas. 7 लाख बेड में से सिर्फ 11% जो है वो रूरल एरियाज में अवेलेबल है. Thus people living in rural areas do not have sufficient medical infrastructure. तो जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास एक सफिशिएंट मात्रा में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है. This has led to the difference in the health status of people. और इसका नतीजा क्या है कि जो हेल्थ स्टेटस है लोगों का उसमें काफी फर्क आया है. As far as hospitals are concerned, there are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people in rural areas, whereas urban areas have 3.6 hospitals for the same number of people. अगर हॉस्पिटल्स की तुलना करी जाए तो 0.36% जो है या 0.36 हॉस्पिटल जो है वो हर 1 लाख आदमी के ऊपर है गांव के इलाकों में, जबकि 3.6 हॉस्पिटल्स जो है वो 1 लाख आदमी के लिए है शहर के अंदर. The PHCs located in rural areas do not offer even X-ray or blood testing facilities, which for a city dweller constitute basic health care. अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो गांव में हैं, वहां ना तो एक्सरे होता है ना ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी है, जो कि एक शहर में रहने वाले को बेसिक हेल्थ केयर के लिए एक तरह से जिसमें मिलती है. States like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh are relatively lagging behind in health care facilities. तो जो स्टेट्स हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज के मामले में. इन द रूरल एरियाज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर केयर हैज राइजन फ्रॉम 15 in 1986 to 24 in 2003. गांव के इलाकों में जो परसेंटेज है लोगों का जिनकी प्रॉपर केयर तक कहीं कोई पहुंच नहीं है वो 15 थी 1986 में, जो कि अब 24 हो गई है परसेंटेज 2003 में. Villagers have no access to any specialized medical care like pediatrics, gynecology, anesthesia and obstetrics. अब इस तरह से गांव की देखा जाए तो कोई स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल केयर होती है, पीडियाट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, एनेस्थीसिया है या ऑब्स्टेट्रिक्स है, कहीं पर भी किसी की तो कोई पहुंच नहीं है. Even though 165 recognized medical colleges produce 12,000 medical graduates every year. The shortage of doctors in rural area persists. अब कहने को हर साल मेडिकल कॉलेज जो हैं यानी 165 जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, लेकिन तब भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज जो है वो गांव में वैसे की वैसे ही है. While 1/5 of these doctors graduates leave the country for better monetary prospects, many others opt for private hospitals which are mostly located in urban areas. अब 1/5 जो है इनमें से डॉक्टर ग्रेजुएट्स वो कंट्री छोड़कर चले जाते हैं ताकि बाहर की कंट्रीज में ज्यादा उनको फायदा हो सके. वहीं पर बहुत से ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चुनते हैं जो ज्यादातर शहरी इलाकों में होते हैं. The poorest 20% of Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on health care, while the rich spend only 2%. जो 20% गरीब से गरीब लोग हैं, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, वो अपनी इनकम का 12% खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे, जबकि जो रिच लोग हैं सिर्फ 2%. What happens when the poor fall sick? अब सोचो क्या होता है जब एक गरीब बीमार पड़ता है. Many have to sell their land or even pledge their children to afford treatment. जैसे कहना चाहिए गिरवी रख देते हैं ताकि इलाज करवा सकें. Since government run hospitals do not provide sufficient facilities, the poor are driven to the private hospital, which make them indebted forever. अब जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतनी सुविधा नहीं होती, इसलिए जो गरीब है उसको मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जो उसको कर्जे में हमेशा के लिए डुबा देता है. और एज दे ऑप्ट टू डाई, नहीं तो फिर वो लोग यही चुनते हैं कि भाई इससे तो बढ़िया मरना अच्छा है. विमेन्स हेल्थ. विमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया. अब विमेन जो है वो हमारे यहाँ लगभग आधी पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से. They suffer many disadvantages as compared to men in the areas of education, participation in economic activities and healthcare. अब ये भी जो है काफी डिसएडवांटेज सफर करती हैं अगर मेन से तुलना करी जाए तो उन क्षेत्रों में जैसे एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है या हेल्थ केयर. The deterioration in the child sex ratio in the country from 945 in 91 to 927 as revealed by the census of 2001 points out to the growing incidence
of female foeticide in the country. जिस तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो में कमी आई थी कंट्री के अंदर 945 जो 1991 था उससे 927 हो गया, जो कि क्या कहते हैं 2001 का सेंसस है वो बताता है। उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो फीमेल बच्चा होता है कंट्री के अंदर उसको जो है न्यूली बॉर्न को खत्म कर दिया जाता है। क्लोज टू 3 lakh girls under the age of 15 are not only married but have already born children at least once. अब अगर देखा जाए 3 लाख से लड़कियां ज्यादा ऐसी होंगी जिनकी उम्र महज 15 साल है, उनकी खाली शादी ही नहीं हुई, उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। More than 50% of the married women between the age of group of 15 and 49 have anemia and nutritional anemia caused by iron deficiency, which has contributed to 19% of maternal deaths. 50% जो है मैरिड वुमेन ऐसी हैं जिनकी एज अगर देखी जाए 15 से 49 के बीच में है, जो एनीमिया का शिकार है। न्यूट्रिशनल एनीमिया का जो है वो होता है आयरन की कमी की वजह से, और इसकी वजह से 19% जो है वो मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं। Abortions are also major cause of maternal morbidity and mortality in India. जो लोग अबॉर्शन करा देते हैं लेडीज का, उसकी वजह से भी लेडीज की बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है। हेल्थ इज अ वाइटल पब्लिक गुड एंड बेसिक ह्यूमन राइट। अब जो हेल्थ है वो कहने के लिए पब्लिक के लिए बहुत जरूरी और बेसिक ह्यूमन राइट है। ऑल सिटीजन कैन गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज इफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज्ड। सब नागरिकों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती हैं अगर पब्लिक जो हेल्थ सर्विसेज है इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म बैटल अगेंस्ट डिजीजेस डिपेंड ऑन एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सक्सेस है कि एक बहुत लंबी बैटल डिजीज के खिलाफ ये डिपेंड करती है एजुकेशन पे और एक असरदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इट इज देयरफॉर क्रिटिकल टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन एंड प्रोवाइड एफिशिएंट सिस्टम। ये बहुत मुश्किल है कि अवेयरनेस या बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस क्रिएट करी जाए हेल्थ और हाइजीन को लेकर, और असरदार सिस्टम जो है उनको पहुंचाया जाए, प्रोवाइड कराया जाए। The role of telecom and IT sectors cannot be neglected in this process. अब IT और टेलीकॉम सेक्टर्स के जो रोल है उनको भी हम नहीं नजरअंदाज कर सकते इस प्रोसेस में। The effectiveness of the health care programs also rest on primary health care. जो इफेक्टिवनेस है हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की वो पूरी तरह रिलाई करती है प्राइमरी हेल्थ केयर पे। The ultimate goal is to be help people move towards a better quality of life. Ultimate goal क्या है कि इतना हो सके कि लोग जो हैं एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। Private public partnership can effectively ensure reliability, quality and affordability of both drugs and Medicare. प्राइवेट तौर पे या पब्लिक पार्टनरशिप जो होती है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, उससे जो है एक चीज तो इंश्योर हो सकती है कि रिलायबिलिटी रहेगी, क्वालिटी अच्छी होगी और अफोर्डेबिलिटी भी हो सकती है ड्रग्स और मेडिकेयर की। देयर इज अ शार्प डिवाइड बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल हेल्थ केयर इंडिया। लेकिन हमारे यहाँ जो है अर्बन और रूरल हेल्थ केयर में जो है बहुत ज्यादा एक तरह से गैप है। इफ वी कंटिन्यू टू इग्नोर दिस डीपनिंग डिवाइड वी रन द रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ अवर कंट्री। अगर हम इसी तरीके से नजरअंदाज करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, ये जो डिवाइड बढ़ता जा रहा है, तो शायद हम एक तरह से उस रिस्क पे आ जाएंगे कि डिस्टेबलाइज कर दें जो सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक है हमारी कंट्री का। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, accessibility and affordability needs to be integrated in our basic healthcare infrastructure. अब अगर आप ये चाहते हैं कि बेसिक हेल्थ केयर मिले सबको, एक्सेसिबिलिटी भी हो, अफोर्डेबिलिटी भी हो, तो सबसे पहले जरूरत है कि उसको जो है लागू किया जाए हमारे बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद है हमारे चैप्टर का कंक्लूजन, वो करते हैं अगले वीडियो में।